हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रक्स। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए मैथ्स की नई नई वीडियो लेते आएंगे। और पहले वीडियो में मैंने आपको मैथ्स का टोटल सिलेबस और न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जो आपको एनुअली 80 मार्क्स का देखने को मिलेगा उसके बारे में मैंने बताया था। और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहला जो आपका यूनिट स्टार्ट करेंगे हम वो होगा आपका अलजेब्रा। ठीक है, तो अलजेब्रा में हमको पढ़ना क्या है एक्चुअली वो देखते हैं। तो ये आपका कोई एक चैप्टर नहीं हुआ बल्कि एक आपका एक यूनिट हुआ जिसमें 3 से 4 चैप्टर आपके शामिल हैं। ठीक है, तो मैं पहले उनके नाम आपको बता देता हूँ और क्या क्या हमको पढ़ना है उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो पहला आपका है पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल अलजेब्रा का पहला पार्ट हमारा होगा पॉलिनोमियल, जिसको हम बहुपद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे बहुपद भी कहते हैं। दूसरा आपका पार्ट होगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यानी रेखीय समीकरण 2 वेरिएबल्स के साथ कैसे हम सॉल्व करेंगे वो इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसको हम द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट आपका आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो हमको इस अलजेब्रा यानी कि अपने इस यूनिट में हमको ये 4 चैप्टर टोटल कवर करने होंगे, तो हमारा अलजेब्रा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा पॉलिनोमियल के साथ ही। ठीक है, तो मैं बाकी की 3 चीजें मिटा दे रहा हूं। अब देखिए, ये जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है, ठीक है, ये काफी आसान चैप्टर है। अगर आप चाहें तो इसे आसानी से खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिसे आपको समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से इसके एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल को कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करता हूं मैं पॉलिनोमियल की, जिसे हम हिंदी में बहुपद के नाम से भी जानते हैं। अब पॉलिनोमियल होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें मोर देन 1 टर्म्स होते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं इसका डेफिनेशन कि एन एक्सप्रेशन विच हैव मोर देन 1 टर्म, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं कि इस पॉलिनोमियल को हमने नाम पॉलिनोमियल क्यों दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये पॉलिनोमियल जो वर्ड हमारा है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉली, जिसका मतलब है मैनी। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम मैनी भी कहते हैं। और नॉमियल, जिसका मतलब है मोर देन 1 टर्म। ठीक है, यहां पे इन दोनों का मतलब हम इससे निकालते हैं कि पॉली को हम मैनी कहते हैं और नॉमियल को मोर देन 1 टर्म्स कहते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ अगर हम देखेंगे तो हमारा सेम डेफिनेशन बनेगा कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जहां पे हमें मोर देन 1 टर्म दिखे। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में अगर मैं आपके सामने लिखूं 3x + 4, तो ये आपका क्या है? ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? अब कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास सिंगल टर्म है या फिर मोर देन 1 टर्म है या फिर कितने टर्म है एक एक्सप्रेशन में?
तो अगर एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो टर्म्स को अगर हमें गिनना है तो या तो हम उसे प्लस के बाद लिखते हैं या फिर माइनस के बाद, क्योंकि अगर मान लें कि अगर हम इसको 3x लिखें तो ये हमारा एक 2 टर्म नहीं होगा बल्कि एक सिंगल टर्म ही होगा कि 3 में हम x का मल्टीप्लाई किए, ठीक है, या फिर 3 से अगर x में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये भी आपका एक सिंगल टर्म ही है, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, ठीक है, ये हमारा एक सिंगल टर्म है। बाकी अगर इस एग्जांपल की बात करते हैं 3x + 4 की, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसे हम 2 टर्म्स में लिखें प्लस से इसको, मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में आपका 2 चीजें हैं, ठीक है, एक तो आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और एक आपका वेरिएबल टर्म है। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं 3x² + 5x + 8, तो अगर इसकी अगर बात करते हैं तो इस पॉलिनोमियल में आपका 3 टर्म है, पहला टर्म आपका ये होगा, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे तो आपका एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, और एक वेरिएबल टर्म है। अब बात करते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है, कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि मान लीजिए कि जिसके भी पेरेंट्स हो, ठीक है, तो उनके लिए बच्चों के प्रति जो उनका प्रेम होता है, ठीक है, यानी लव होता है, वो कांस्टेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 भाई बहन हैं तो उनके लिए मतलब डिफरेंट लव होगा, ठीक है, दोनों के लिए समान लव होता है, यानी ये कह सकते हैं कि उन दोनों के लिए ही कांस्टेंट प्रेम उनके लिए है, ठीक है। मतलब कि जो चीज बदली नहीं जा सके उसे हम कांस्टेंट कहेंगे, और वेरिएबल वहीं पे ऐसा टर्म होगा जिसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस एक्सप्रेशन में जो आपका 3 और 4 है वो आपका कभी बदलेगा नहीं। अगर मैं आपको 5 लिख दूं तो 5 कभी 6 तो हो नहीं सकता है, 5 तो हमेशा 5 ही रहेगा। मतलब ये है कि इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं x की बात करूं तो यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहां पे हम x की जगह पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। मतलब जो उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू डिपेंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि x हमारा यहाँ पे वेरिएबल टर्म है, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको समझ आ गई होंगी कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है और वेरिएबल टर्म क्या होता है। और बाकी पॉलिनोमियल मैंने आपको समझाया कि एक एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें मोर देन 1 टर्म्स आपके होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बात कर ली कि पॉलिनोमियल आपका होता क्या है, और उसके मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी बता दिए, और मैंने आपको यहाँ पे 2 टर्म्स के बारे में बता दिया कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अभी हम नए टॉपिक की बात करते हैं कि आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का भी। कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछ भी देगा कि पॉलिनोमियल आपका एक एक्सप्रेशन दे देगा और उसमें पूछेगा आपको कि उसकी डिग्री क्या है। तो अगला हेडिंग आपका है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर बाद में आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहेंगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये मैंने लिख तो दिया कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप समझेंगे कैसे कि ये हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि
ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिर से, ठीक है, यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा 6y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, ये आपका एक एक्सप्रेशन है पॉलिनॉमियल का, ठीक है। अब इसमें अगर हम हाईएस्ट पावर की बात करते हैं तो अगर y पे हम पावर देखें तो यहां पे 1 है, सिंगल पावर है, ठीक है। इस y पे अगर देखें तो पावर हमको 2 दिख रहा होगा, ठीक है। यानी कि इस एक्सप्रेशन की अगर हाईएस्ट पावर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हमको 2 दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर इसका 2 है, यानी ये 2 ही आपका इस एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिखा। अब इस एक्सप्रेशन में आप मुझे बता सकते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या होगा, ठीक है। तो यहां आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस कांस्टेंट टर्म के साथ कोई भी हमारा वेरिएबल का टर्म नहीं है। यहां पे देखेंगे तो x पे पावर 1 है, इस वाले में देखेंगे तो x पे पावर 2 है और इसमें x पे पावर 3 है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में आपकी जो हाईएस्ट पावर है यानी कि जो डिग्री है वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल की मदद से आप समझ पाए होंगे कि कहने का तात्पर्य क्या था कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, यानी कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल पे जो भी हाईएस्ट पावर आपका होगा वही आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पॉलिनॉमियल को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आपका होता है कि उसको नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी हम डिवाइड करते हैं, और दूसरा आपका आता है कि डिग्री के अकॉर्डिंग हम कैसे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पॉलिनॉमियल के कितने पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका है कि पॉलिनॉमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी डिग्री के बेसिस पे पॉलिनॉमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला अगर मैं बात करता हूं कि अगर एक एक्सप्रेशन मैं लेता हूं ax प्लस b, ठीक है, तो यहां पे आपको हाईएस्ट डिग्री कितनी दिख रही है, 1 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर सेकंड एग्जांपल में लेता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें आपको जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 दिख रही होगी, ठीक है। थर्ड की मैं बात करता हूं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका थर्ड एक्सप्रेशन हुआ। और लास्ट में फोर्थ एक्सप्रेशन की बात करता हूं ax4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने 4 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। पहले एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा होगा कि x पे जो मैक्सिमम पावर है वो आपका 1 है, यानी कि इसको हम एक नाम दे देते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल का, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्योंकि इस पे मैक्सिमम पावर जो है आपका 1 होता है, मैक्सिमम पावर 1 होगा, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करता हूं तो सेकेंड एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम पावर आपका 2 है, ठीक है। तो इसको हम एक नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस पे आपका मैक्सिमम पावर जो होगा एक्सप्रेशन में वो आपका 2 होगा, ठीक। अभी थर्ड एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें आपका जो हाईएस्ट डिग्री है
वो आपका 3 दिख रहा होगा आपको, तो इसे हम ट्राई, रुकियो, तो हमने सेकंड एक्सप्रेशन तक देखा था कि अगर हाईएस्ट पावर आपका 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर आपकी 2 होगी। अब मैंने थर्ड एक्सप्रेशन आपको बताया था कि इसमें आपका हाईएस्ट पावर आपका 3 दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें आपका मैक्सिमम पावर जो होगा एक्सप्रेशन का वो 3 होगा, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन आपका है ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस c। इसमें आपका जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, तो इसे हम बाई क्वाड्रेटिक का नाम देते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें आपका मैक्सिमम पावर जो एक्सप्रेशन का होगा वो 4 के इक्वल होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 4 एक्सप्रेशन मैंने आपको लिख दिए और उसके नाम बता दिए तो इतने ही पॉलिनोमियल बस होते हैं, ठीक है। आप आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपकी मैक्सिमम पावर 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, मतलब अधिकतम आप कितने भी ले जा सकते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में ये 4 इंपॉर्टेंट जो नाम आपको दिए गए थे मैंने आपको पूर्णतः समझा दिया है कि पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसमें मैक्सिमम पावर जो आपकी होगी एक्सप्रेशन की वो 1 होगी। सेकंड एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा था वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा जिसमें आपका मैक्सिमम पावर 2 के बराबर होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें आपका मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन होगा वो 3 होगा, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपका मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन 4 होगा, ठीक है। तो ये आपके पॉलिनोमियल्स हो गए अकॉर्डिंग टू डिग्री, मतलब डिग्री के आधार पर 4 पार्ट पे आपको पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका है, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल में आपको ax लिखा, ठीक है। दूसरा आपका एग्जांपल है जिसमें मैंने ax² प्लस bx, या फिर यूं कह लें कि ax प्लस b लिखा, ठीक है। थर्ड आपका है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही समझाते हुए बताया था, पॉलिनोमियल के जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर 3 में हम x का मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 2 टर्म नहीं होगा, ये आपका एक सिंगल टर्म ही होगा, ठीक है। जिसको हम यहां पर एक अच्छा नाम भी देते हैं, इसको हम मोनोमियल के नाम से जानते हैं, मोनोमियल, यानी कि एक्सप्रेशन विच है ओनली 1 टर्म। जैसा कि यहां आपको दिख भी रहा होगा कि ax आपका एक सिंगल टर्म वेरिएबल है, इसलिए यहां पे इसका नाम मोनोमियल दिया गया है। अब मैं बात करता हूं सेकंड एक्सप्रेशन की, तो इसमें मैंने ax प्लस b लिखा और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स को अगर आपको काउंट करना है तो या तो आप इसको प्लस से अलग कर सकते हैं या फिर माइनस से। तो अगर मैं यहाँ पे ax प्लस b लिखूं या फिर ax माइनस b लिखूं तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसका नाम ने चेंज करके बाइनोमियल रख देना है, ठीक है, बाइनोमियल। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में आपके मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 टर्म्स। अब थर्ड की मैं बात करता हूं,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको आसानी से दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहला टर्म आपका ये है, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इसको हम एक ट्राइनोमियल का नाम देते हैं, ट्राइनोमियल। सेम वही चीज है कि एक्सप्रेशन विच है मैक्सिमम 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के पार्ट हो गए, जिसमें मैंने आपको पहला नाम बताया मोनोमियल, जिसमें आपके मैक्सिमम 1 टर्म आपका होगा। दूसरी मैं बात करता हूं बाइनोमियल की, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके मैक्सिमम 2 टर्म्स हो, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया ट्राइनोमियल, जिसमें जिस एक्सप्रेशन में आपका मैक्सिमम टर्म 3 हो वो आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो ये कुछ पार्ट्स हो गए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक। तो अभी हमने पॉलिनोमियल के पार्ट्स देखे कि डिग्री के आधार पे या फिर टर्म्स के आधार पे कैसे हम पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं। अब मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूं, ठीक है। आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा, ठीक है, कि मैं यहां पे बताने के जा रहा हूं। एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन जो है इस पार्ट से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। अगला टॉपिक आपका है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले मैं यहां इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर बाद में आपको समझाता हूं कि होता क्या है। तो 0 रूट्स या फिर सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द सेम टर्म्स used for the expression। अब इस पार्ट में आपको 3 टर्म्स आपको हमेशा सुनाई देंगे, ठीक है, कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में, या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल पूछेगा, या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसा कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा 5x - 10, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने एक पॉलिनोमियल px जो कि 5x - 10 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ देगा कि आप इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बताइए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बेसिक ये है कि इस वेरिएबल के जगह पे हम ऐसी कौन सी चीज रख दें कि ये जो टोटल एक्सप्रेशन आपका है वो 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी सॉल्यूशन आपका 0 के बराबर आ जाने पे वही आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस 5x - 10 की बात करूं तो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि अगर x में मैं 2 पुट कर दूं, ठीक है, 2 रख दूं, तो ये आपका एक्सप्रेशन टोटल 0 के बराबर हो जाएगा। अभी ये तो आपने आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर मैं यही आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दूं 5x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 5x + 1, अब ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें आप सिंपली नहीं पता कर सकते कि इसमें कौन सी चीज हम रख दें कि ये जो टोटल एक्सप्रेशन आपका है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो यहां से या तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया होगा कि -b + रूट में b² - 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला होता है इसका श्रीधराचार्य का, ठीक है। अब यहाँ पे पहले आपको देख लेना होगा कि यहाँ पे a, b और c इन टर्म्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो आपका a होता है, ठीक है, वो आपका
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा, कोई भी आपका पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट होगा वो आपका ए के इक्वल होगा, ठीक है। बाकी मैं बी की बात करता हूं तो वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी होगा एक्सप्रेशन में वो आपका बी के इक्वल होगा, और बाकी जो सी आपका होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको जानना चाहिए था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ए बी सी को हम कैसे डिफाइन करेंगे एक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो अगर मैं यही एक्सप्रेशन लूं 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो इसमें जो आपकी a की वैल्यू होगी वो यहाँ पे 6 होगी, b की वैल्यू 5 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। अभी देखिए, अगर मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूं 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि a, b और c की वैल्यू क्या है, तो यहां पे आप a को डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, b आपका साइन के साथ आता है, ठीक है। मतलब आपका a, b और c जो होगा वो प्रॉपर आपका पूरे साइन के साथ आएगा। यहां पे b आपका प्लस में था इसलिए मैंने यहां पे सीधे 5 लिख दिया, लेकिन यहां पे b आपका निगेटिव -3 है तो आप b को 3 ना लिखकर -3 लिखेंगे और c आपका -1 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है और उसके रूट्स क्या होते हैं या फिर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं 8x माइनस 16, ये आपका एक कोई पॉलिनोमियल है, और अगर आपको इसका जीरो पूछ दे या फिर रूट पूछ दे या फिर सॉल्यूशन पूछ दे, तो आपको पता है कि आपको x की जगह पे ऐसी कोई वैल्यू रखनी होगी जिससे ही आपका पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाए। तो यहां तो आप बेसिकली सोच सकते हैं कि अगर मैं 2 रख दूं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप सीधे यहां पे 8x माइनस 16 इज इक्वल टू, तो यहां पे हम सीधे 8x माइनस 16 को इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि हमको बेसिकली इस एक्सप्रेशन को 0 ही करना है। अब यहां से इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं कि 16 को हम राइट साइड भेजेंगे तो ये आपका प्लस 16 बन जाएगा और यहां से x की वैल्यू आपकी 2 निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह भी आप इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको रूट 0 या फिर सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे के पार्ट्स को देखेंगे तो उसमें क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आपको 0 निकालने थे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को आ जाए कि आप ग्राफ पे पहले तो आप इस इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन निकालिए, रूट निकालिए या फिर 0 निकालिए, उसके बाद आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ जाए, तो आप कैसे करेंगे? तो वही अगला टॉपिक आपका है कि ज्योमेट्रिकली कैसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। तो अगला हेडिंग आपका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of the polynomial। ठीक है, अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, मान लीजिए आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हुआ, ये 5, ये 6, 7, -1, -2, -3,
इधर देंगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ हुआ। अब इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेसिकली आपको जीरोस निकालने के लिए या फिर रूट निकालने के लिए या फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए पॉलिनोमियल को आपको देखना होगा कि एक एक्सप्रेशन कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। वहीं से आपका जीरो निकलेगा। अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, या फिर यूं कहिए कि ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहां पे जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल क्या होंगे। तो इस केस में अगर देखें तो यहां पे आपका ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है, वो भी 3 पे। तो यहां पे आपके जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल जो होंगे वो 1 के इक्वल होगा। सेम यही हाल यहां पे होगा, चाहे वो निगेटिव डायरेक्शन में कट करे एक्स एक्सिस को या फिर पॉजिटिव में। मतलब हमको इससे है कि कितनी बार कोई एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो इस वाली इक्वेशन में भी हमारा जो जीरोस होगा वो 1 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे वो 1 होंगे। सॉल्यूशन आपका -2 और 3 होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी पे आपका बेस्ड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज शायद फर्स्ट में ही आपका क्वेश्चन है कि कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपको दिए गए और वहां पे कई सारे लाइनें जो है कट कर रही हैं और वहां पे आपको बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल यहाँ पे दिए गए। तो पहला आपका क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से कुछ इस प्रकार है कि ये आपका ग्राफ हो गया और लाइन जो है कुछ इस प्रकार से कट कर रही है। यानी कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा सिंपली कि जो लाइन है या फिर जो कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन जो है आपका वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, चाहे वो वाई पॉजिटिव को कट करे चाहे फिर वाई निगेटिव कट करे। मैंने आपको बताया था कि जीरोस निकालने के लिए या फिर सॉल्यूशन निकालने के लिए पॉलिनोमियल का ये जरूरी है कि एक लाइन या फिर कोई भी एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस को कट करनी चाहिए, चाहे वो निगेटिव में कट करे चाहे पॉजिटिव में। तो यहां पे आपको जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो नो जीरोस मिलेंगे, यानी कि जीरो यहां पे आपको कोई भी जीरो या फिर कोई भी सॉल्यूशन उस पॉलिनोमियल का नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर कि ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन में आपको लिखूं ax प्लस b, तो यानी कि ये हमने इसका नाम दिया था क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि ये एक्स एक्सिस को केवल एक बार ही कट करेगी, या तो वो इधर लेफ्ट हैंड साइड कट करे नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर राइट हैंड साइड कट करे, कैसे भी कर सकती है। मैंने आपको एक बस एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा अगर वो एक्स एक्सिस को सिंगल केवल एक बार ही कट करेगी तो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये आपका पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है कि अगर ये ग्राफ में ड्रॉ करूं और एक इक्वेशन आपको लिख के देता हूं मैं ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि हाईएस्ट पावर आपकी 2 है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक खासियत है कि उसके जो जीरोस होंगे या फिर सॉल्यूशंस जो भी होंगे या फिर रूट्स जो भी होंगे वो मैक्सिमम आपके 2 होंगे, यानी कि वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं 2 बार कट करते हुए नजर आएगी। या तो ग्राफ कुछ आपका इस प्रकार हो सकता है या फिर आप नीचे डायरेक्शन ही बना सकते हैं, ये दोनों ही ग्राफ आपके सही है, ठीक है। या फिर एक और भी चीज हो सकती है कि अगर आपका एक्स एक्सिस कुछ इस प्रकार कट करे, एक बार उसने यहां कट किया और एक बार यहां पे, ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहां पे उस एक्सप्रेशन ने y को तो कट किया है
लेकिन y को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या कि एक्सप्रेशन या फिर लाइन x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी आपको साफ दिख रहा होगा कि x एक्सिस को ये लाइन 2 बार ही कट करते हुए नजर आ रही है, इसलिए इसको भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं और इसको भी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इन 2 एग्जांपल के बाद आप समझ चुके होंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में x एक्सिस को लाइन या फिर एक्सप्रेशन कितनी बार कट करेगी। तो सिमिलर चीज है, अगर मान लीजिए मैं आपको ग्राफ ड्रॉ किया, ये पॉजिटिव y है, ये नेगेटिव y डायरेक्शन, ये पॉजिटिव x और ये नेगेटिव x। ठीक है, अब अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं कुछ इस प्रकार, तो यहां आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है या फिर एक्सप्रेशन जो है वो 3 बार x एक्सिस को कट करते हुए दिखा रही है। एक पॉइंट ये रहा आपका, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये, यानी कि इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। और इसका एक्सप्रेशन आपका जनरल जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ऐसे ही अगर ग्राफ आपका 4 बारी x एक्सिस को कट करेगा तो मान लीजिएगा कि वो आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे ही करते करते आप मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में 3 या फिर 4 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही था। बाकी अभी हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस को समझ लिया। अब आपका अगला कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्या है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और जो एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट है उनका आपस में रिलेशन कैसा है वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक आपका है रिलेशन बिटवीन zeros of the polynomial and the coefficient of the polynomials। तो क्या रिलेशन हमारा निकलेगा उस पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन है या फिर जीरो या फिर रूट जो है किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल जो है। उस एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट है मैंने बताया था आपको कि a, b और c क्या होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा वो आपका a के इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ जो x होगा वो b होगा और कांस्टेंट आपका c होगा। तो सेम वही है कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखूं जिसका जनरल फॉर्मूला आपको होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लेते हैं कि इसका जो मैक्सिमम जो रूट होंगे या फिर सॉल्यूशन होंगे या फिर जीरोस होंगे वो आपके 2 होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उस 2 जीरोस को या फिर 2 रूट को अल्फा और बीटा मान लिया। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, राम श्याम सीता जीता जो भी आपको मन करे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच है अल्फा एंड बीटा एज अ रूट ऑफ द एक्सप्रेशन। माफ कीजिएगा, ये जो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बहुत बड़ा अंतर है कि अगर हम सिंपली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं तो वो आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, और अगर मैं यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखूं
तो ये आपका एक इक्वेशन बनेगा, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन की जगह पे एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए आप लोग। और यहाँ पे मैंने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए अल्फा और बीटा अपने दो रूट माने हैं। ठीक है, अब इन दो रूट का ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके कोफिशिएंट्स हैं ए, बी और सी। अब इन कोफिशिएंट के साथ इन रूट्स का क्या रिलेशन है वो आपको देखना है। तो पहला चीज आपके सामने जो आती है वो है सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स हमारे अल्फा और बीटा है, तो यहां पे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। ये आपका इक्वल किसके होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा। ये आपका पहला रिलेशन निकला कि सम ऑफ अगर रूट्स आपको निकाल लें तो वो आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये आपका किसके इक्वल होगा, तो ये आपका कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए हम यहां पे लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैंने ये अपना सॉल्यूशन यहां लिखा है। ठीक है, अगर यहां पे इस इक्वेशन में यहां पे कांस्टेंट की टर्म के आगे अगर माइनस होता तो हम यहां पे कांस्टेंट को साइन के साथ लिखते, यानी कि माइनस सी बाई होता है यहां पे। ठीक है, और अगर यहां पे माइनस एक्सप्रेशन में होता तो ये माइनस बी ना होकर के प्लस बी बाई ए बनता। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपके रिलेशन हो गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये तो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपके सामने आता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें हमको तीन रूट्स अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे। तो मैंने तीन रूट अगर अल्फा, बीटा और गामा माना, तो यहां पे भी सेम हम काम करेंगे। सम ऑफ रूट पहले निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट होगा। इसमें तीन चीजें आपकी आएंगी साथ में। ठीक है, मैं अगले पार्ट में इसको बता रहा हूं। आगे यहां से मैं आपको दूसरे पे समझाता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्वाड्रेटिक क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें हमने अल्फा, बीटा, गामा को रूट्स माना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का। अब यहां पे रिलेशन अगर देखें सम ऑफ रूट्स का, ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स ये आपका इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, सेम काम है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया सम ऑफ द रूट्स का। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स। तो यहां पे हम पहले दो दो टर्म्स को एक साथ लिख के चलेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम सिंगल टर्म्स को एक साथ लेके चलेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये इक्वल आपका होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा रोकिए। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स में आपको बता रहा था कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये आपका इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की। ठीक है, यानी कि सी बाई ए की। उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे दो टर्म्स लेकर समझाया कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपको रिलेशन सी बाई ए का देगा। सेम उसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट ऑफ सिंगल टर्म्स को लेकर चलूं, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा गामा आपका डी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया क्यूबिक एक्सप्रेशन में कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उनके कोफिशिएंट के साथ उनका कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, अब लास्ट इसके बाद आपका वही है कि एक्सरसाइजेस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, ये आपका मेन थ्योरी पार्ट था जो कि मैंने आपको समझा दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, उसमें डिग्री कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है। एक बारी मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूं कि मतलब क्या क्या मैंने अभी तक देख लिया। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें मोर देन वन टर्म्स आपके होंगे। ठीक है, दूसरा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि उस एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, वो आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तीसरा मैंने आपको पॉलिनोमियल कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। डिग्री और टर्म्स के आधार पे हमने कैसे कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था वो हमने देखा था कि डिग्री के आधार पर चार प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथा बाई क्वाड्रेटिक। टर्म्स के आधार पर देखा था हमने कि तीन पार्ट में हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद क्या है कि कैसे उसका ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, और लास्ट में मैंने वही आपको बताया कि रिलेशन क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो ये आपका पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल की जो बेसिक थ्योरी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, ठीक है, वो इस बार ही आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो बस इतनी चीजें हमको इस चैप्टर में देखनी थी। बाकी अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दिल से लाइक कीजिए। ठीक है, बाकी मेहनत करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जब तक मैं आपका सिलेबस पूर्णतः अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर देता मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। ठीक है, बाकी आपके लिए वीडियो नई ऐसे ही आती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।